नमस्कार, मैं हूँ राज माहुर और आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मिस करिश्मा हाडा जी, जो राजस्थान का एक चर्चित नाम है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक स्वागत है यू मैम सो आपका। मच। बहुत मैम बहुत आभार आपका। मेरा आपसे पहला सवाल है कि मैम आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, बेटी सुरक्षा दल की, बेटी स्वावलंबी मिशन, शिक्षा मित्र परिवार, इन सब की आप ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। तो इससे जाहिर होता है कि आपका जो मेन फोकस रहता है वो बेटियों की शिक्षा पर रहता है। और ऐसे में जहां राजस्थान बेटियों की शिक्षा में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा बेटियों के लिए कितनी जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है राजी आपने। एक्चुअली क्या है कि जितना महिलाएं साक्षर होंगी, जितना महिलाएं शिक्षित होगी, हमारा समाज भी उतना आगे बढ़ेगा। देखिए, एक कहते हैं ना कि जगत जननी अगर महिला को कहा गया है तो जनने वाली वही है। और वही चीज अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से सही समय पे मिलती रहेगी तो एक अच्छे साक्षर समाज का निर्माण एक महिला कर पाएगी। तो एक कहते हैं ना कि समझ और सूझबूझ की जो परख होती है एक महिला को बहुत अच्छे से होती है, पुरुष भी उसमें भागीदार होता है। पर एक महिला साक्षर और शिक्षित होगी तो एक अच्छे समाज का, हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। यस मैम। मैम मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने जो अपने करियर की शुरुआत की थी वो एयरलाइन से की थी, उसके बाद आप मिस राजस्थान, मिस कस्तूरी भी रही, उसके बाद आप बड़े बड़े ब्रांडों की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये सब जो आपने सफर तय किया, ये आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, कहते हैं कि जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी तब तक आपको ये भी आभास नहीं होगा कि आप सफर पे सही जगह चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। अगर जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी तो पता कैसे चलेगा। तो ये चुनौतियां, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि एक महिला हूँ मैं, तो महिला को जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मर्यादा, उन सब चीज़ों का कैसे पालन करना चाहिए, तो हर चीज़ को नाप तोल के अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा समाज भी हमें मतलब मदद करता है उस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए। तो मैं तो इस चीज़ में चैलेंजेस को और जो भी ऑब्स्टिकल्स आए लाइफ में मेरे, उस चीज़ को ग्रहण करते हुए और इन सब चीज़ों में आगे बढ़ी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इन सब चीज़ों में जितना हमारे समाज ने, मेरे परिवार ने इन सब चीज़ों में मेरी मदद की, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। यस मैम। मैम जैसे कहते हैं ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है। तो मैम आप अपनी उस कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगी? देखिए, श्रेय तो मैं अपने परिवार वालों को ही देना चाहूँगी, क्योंकि जब तक परिवार नहीं होगा आपका, जब तक आपका समाज आगे नहीं होगा, आप आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहा जाता है ना कि संगठन में ही शक्ति होती है, और एक नारी को शक्ति का उदाहरण भी बोला गया, और शक्ति है एक नारी। तो अगर इसका श्रेय मैं अगर दूंगी तो मैं अपने परिवार वालों को ही दूंगी, जिसमें मेरे माता पिता, मेरे नानी सा हुकुम, मेरे भाई, और अब मेरे जो हस्बैंड हैं उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे इन सब चीज़ों में। तो पूरे परिवार का, मतलब मेरे जो फादर इन लॉ वगैरह सभी लोग, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरी हर चीज़ के अंदर। जैसे मैम कि जैसे राजस्थान, यूपी या इस साइड के जो लोग होते हैं उनकी ज़्यादा जो मानसिकता होती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो आपके लिए इस फील्ड में जाना ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा, या फिर आपको किसने सपोर्ट किया इसमें? देखिए कि ये जो चीज़ है, ये यूपी और राजस्थान की बात नहीं, सब जगह ये मानसिकता है कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, एक लड़की की भी शादी सरकारी उसमें होनी चाहिए, और एक पुरुष को भी सरकारी नौकरी के अंदर अधीन होना चाहिए। तो ये जो विचारधारा है ये बहुत, उनकी भी गलती नहीं है ये, क्योंकि चलती आई है। एक सिक्योरिटी देखता है इंसान, समझ रहे हैं आप? अगर आप अपनी बेटी के लिए भी ससुराल देखेंगे तो सिक्योरिटी देखेंगे कि हाँ भाई हमारी बेटी सही रहे, क्योंकि उसका हस्बैंड नौकरी, सरकारी नौकरी करने वाला होगा। उसी तरीके से एक लड़की के लिए भी ऐसा देखा जाता है कि अगर सरकारी नौकरी करेगी तो ये भी अपने आप को साक्षर और सुरक्षित रखेगी। बट इन सब चीज़ों में चैलेंजेस बहुत आए, मुझे भी कहा गया, क्योंकि मैं भी एक डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे फादर साहब और हमारे मामू साहब हुकुम वगैरह सब डिफेंस में ही अधिकारी लेवल पे रहे हैं,
और उसी से रिटायर हुए, तो सब लोगों ने यही चाहा कि मैं भी, चूंकि सीनियर अंडर ऑफिसर थी एनसीसी के अंदर, तो सबका ये मानस था कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँ, आर्मी में जाऊँ। पर देखिए विधाता ने जो चीजें लिख रखी है वो एक फ्लो में होती हैं। वो लोग भी समाज को एक हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कुछ भी हो। और समाज को मदद करने के लिए सरकारी नौकरी करना कोई जरूरी नहीं होता है। इस तरीके से भी आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि अगर आप एक लीक से हटके कोई चीज करते हो और आपका समाज और आपका राष्ट्र उसमें मदद करता है और आपका परिवार का पूरा सहयोग रहता है उसमें, तो उस चीज को, उस कार्य को करने का भी अपना एक अलग आनंद आता है। चुनौती देखिए हर क्षेत्र में है, चाहे वो सरकारी नौकरी ले लीजिए, चाहे वो इस चीज के लिए ले लीजिए। पर लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ ये चीजें भी बहुत सुरक्षित है। कर्म दोनों में ही करना है, तो कर्म प्रधान है, तो वही चीज मैं कर रही हूँ। तो मैम जैसे कि आपने पहले एयरलाइंस जॉब किया था, आपने अलग अलग एयरलाइंस में काम किया, फिर आपका एक साथ मिस राजस्थान की ओर जो रुख था, ये आपको यानी कि कब आभास हुआ कि आप ये सब छोड़कर इससे और जाना चाहती हैं? उस समय मैं देखिए एमए कर रही थी साइकोलॉजी में, फर्स्ट ईयर था मेरा, और मैं आई वाज डूइंग एयर होस्टेस का भी कोर्स कर रही थी इंस्टीट्यूट से, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट से, वहीं से कोर्स चल रहा था। और तो सडनली एक दिन नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा कि लगा हुआ मिस राजस्थान कॉन्टेस्ट का कुछ। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इंसिस्ट किया कि व्हाई डोंट यू ट्राई, आपको ट्राई करना चाहिए। तो मुझे लगा कि क्या पता हो पाए या ना हो पाए, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्यों नहीं, एक बार चीज़ों को ट्राई करते हो। तो उस चीज़ में मुझे लग नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल इस तरीके से क्रॉस कर लूँगी, चीज़ें आगे बढ़ जाएगी। और जब फाइनल राउंड था तो फिर मैंने अपने फादर साहब को, हमारे घर पे जितने भी बड़े थे, उन सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये चीज़ है और मैं इस कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी पधारें और इस चीज़ में आप मुझे सपोर्ट करें। तो फादर साहब हमारे शुरू से इस चीज़ में सपोर्टिव रहे, तो उनकी पोस्टिंग मारवाड़ की तरफ थी, तो वो पधारे उस चीज़ में। और जब ये राउंड था तो देखिए राजस्थान को जो हम प्रेजेंट करते हैं, तो आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो वो चीज़, वो फील आप में होना चाहिए। तो जो वो फील था मेरे लिए, और मेरे परिवार वाले उस समय बहुत इमोशनल हो गए थे। उस समय मैं एक लाइन बताना चाहूँगी कि वो लाइन मैंने जीतने से पहले बोली थी। टैलेंट राउंड होता है, तो उसमें मैंने अपने कल्चर का डांस प्रेजेंट किया, पर उससे पहले 2 शब्द बोले थे कि जननी जने तो ऐसो जन, क्या राणा के सूर, वरना रीजे बांजड़ी मती गमाजे नूर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जनना है तो ऐसा जनना कि जितना कोई महाराणा प्रताप या राणा सांगा रहे, वरना आप ऐसे ही रहिए। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल का जो आभास था, वो चीज़ मैंने वहाँ बोली, और बाकी लोग जो भी थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए उस चीज़ को लेके, और उस चीज़ को मैंने प्रेजेंट किया। और मुझे भी लगा कि नहीं, अगर कोई चीज़ अच्छी है और चीज़ें करनी चाहिए, तो मुझे भी उस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अपना कल्चर है, अपने कल्चर में कोई शर्म नहीं होती है। तो वो चीज़ को बस मैंने किया, और बस उस चीज़ में मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ भी मेरे लिए है। और मैं शुरू से ही मल्टीटास्किंग रही हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना बहुत अच्छा लगता था। तो उस चीज़ में करते हुए मैंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया था। इसमें आप बिल्कुल राणा सांगा और महाराणा प्रताप की जन्मभूमि से हैं, तो चुनौतियों का सामना करना तो आपके बिल्कुल रक्त में है, खून में है। तो मैम आप वैसे बचपन में बास्केटबॉल भी खेला करती थी, आपने कभी उसमें करियर के बारे में नहीं सोचा? मैं स्टेट लेवल तक खेल के आई थी, वहाँ पे स्टेट लेवल तक खेला था। पर करियर का चूज करने का ऐसा था कि बिकॉज मेरा उस समय मानस था कि मुझे आर्मी में जाना है, तो आर्मी में जाने के लिए मुझे फिट रहना है, तो स्पोर्ट्स भी करना था। मैं बैडमिंटन भी खेलती थी, मैं बास्केटबॉल भी खेलती थी। तो स्टेट लेवल तक खेल के आके बस मेरा टारगेट एक ही था कि मुझे आर्मी में जाना है, फिट रहना है बस। बाकी मैंने खेल कूद के हिसाब से कभी सोचा नहीं करियर को लेके, क्योंकि शुरू से मानस था देश की सेवा करना। जी मैम। मैम वैसे हम सभी के जीवन में कोई एक यादगार किस्सा होता ही होता है जिसे हम भूला ही नहीं भूलते। या तो आपका कोई बचपन का किस्सा होगा, या आप जब मिस राजस्थान बनी तब का किस्सा होगा। तो कोई आपके जीवन का एक ऐसा लम्हा जो आप हमेशा याद रखती हैं, अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें। लम्हे तो देखिए बहुत सारे
रहे हैं लाइफ के अंदर, जीवन में बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिसको आप भूल नहीं सकते। वो चाहे एनसीसी में रहा हो, चाहे मैं कैबिन क्रू थी उसमें रहा हो, और चाहे वो बचपन थी उसमें रहा हो। बचपन में ब्रदर्स के साथ थी तो वो मेरे क्राइम पार्टनर्स होते थे। हम बचपन में गेम खेला करते थे, वो WWF के जो फाइटिंग्स वाले होते हैं, ट्रम्प यस मैम। कार्ड्स। तो उसमें मेरे दोनों ब्रदर्स जो थे वो हुल्क होगन और ट्रम्प बनते थे, और मुझे हमेशा अंडरटेकर बनाया जाता था बिकॉज मेरी हाइट उन दोनों से ज्यादा थी। तो वो बहुत मेरे लिए एक बहुत, आज भी हम लोग अगर याद करते हैं तो बहुत सी आती है उन सब चीज़ों में कि हम ऐसी चीज़ें करते थे। और एनसीसी के अंदर तो बहुत सारे मेरे इंसिडेंट्स रहे, बिकॉज मेरे को लोग बोलते थे कि मैं बहुत डेलिकेट हूँ और मैं चीज़ें कर नहीं सकती, मैं राइफल कैसे उठाऊंगी, मैं राइफल ड्रिल कैसे करूंगी, और मतलब बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था। बट उन्हीं चीज़ों ने मेरे को जोश दिलाया, तो मैं काफ़ी घंटे राइफल ड्रिल्स करती थी। मेरे राइट हैंड में स्वेलिंग आ जाया करती थी। मेरे मम्मा जब रात को मेरे मालिश किया करती थी तो शी वॉज क्राइंग कि तुम ये ऐसे कैसे कर लेती हो, बिकॉज मेरे को ये एहसास कराना था कि अगर एक महिला पर्दे में रह के उस चीज़ का सम्मान करते हुए अपने संस्कारों का पालन कर सकती है, तो एक महिला समय आने पे शस्त्र भी उठा सकती है जब जरूरत होती है। तो वो चीज भी मैंने देखी। उसके बाद में अगर आप बात करो तो कैबिन क्रू के अंदर भी बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं मेरी लाइफ के अंदर, जो कि बहुत किडिश इंसिडेंट्स हुआ करते थे कि लोग जेलेसी में आपकी चीजें चुरा ले ताकि आप नेक्स्ट डे की शिफ्ट ना कर पाओ, आपको सर्विस चैम्प का अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं, बहुत सारे यादगार पल रहे हैं, बहुत अच्छे मोमेंट्स भी मैंने बिताए हैं, और हर फील्ड से मुझे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला है। यस मैम। मैम जैसे कि हर किसी के जीवन का कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है कि हमें वो प्राप्त करना है। आप एयरलाइंस में भी रही थी और आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और आपने यानी कि बहुत काम किए हैं। तो क्या ये आप यही आपके जीवन का लक्ष्य था, या फिर हम आपको कुछ और नया करता हुआ देखेंगे? नहीं, कुछ लक्ष्य ऐसा जो यहाँ तक आपका नहीं है। भी, देखिए, लक्ष्य तो यस मैम, कुछ ऐसा जो अभी हम आप में लक्ष्य कुछ नई खूबी अगर, देखेंगे? देखिए, लक्ष्य जो है वो मेरा एक ही है कि मुझे मेरे समाज को आगे बढ़ाना है, और समाज को अच्छे तरीके से जितना साक्षर होने में और चीज़ों को अच्छा निर्माण करने में जो मुझसे सपोर्ट हो सकेगा, मैं वो ज़रूर करूँगी। और मेरा लक्ष्य एक यही है, शुरू से ही यही था और यही निर्धारित था। लोग पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहेंगी, तो आगे जो फ्लो जा रहा है बस उस फ्लो में मैं जाती जा रही हूँ, और ईश्वर और मुझे अपने पेरेंट्स से और मेरे जीवन साथी से मुझे दिशा मिलती जा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैम जैसे कि इस समय जो कोरोना का दौर चल रहा है, आप इसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप जो एक फॉर्मूला होता है ना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आप उसको लेकर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैम ऐसे में जो लोग परेशान हैं इस कोरोना को लेकर, तो आप इस बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? कोरोना के ऊपर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं कोरोना पे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि परेशान होने से चीज़ों का समाधान कभी नहीं निकलता है। तो हम परेशानी पे नहीं, समाधान पे अगर काम करेंगे तो हम इस चीज़ से जल्दी निकल पाएंगे। देखिए, एक शब्द है कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल शब्द भी बोलता है कि आई एम पॉसिबल, उसके आगे भी आई लगा होता है। समझ रहे हैं आप? यस मैम। तो अगर इस चीज़ को परेशान ना होते हुए इस चीज़ का हमें ढंग से समाधान करते हुए ऐसे चलें कि प्रॉपर तरीके से हम मास्क लगाएं, गाइडलाइन फॉलो करें, सैनिटाइज यूज़ करें, और टाइम पे अभी वैक्सीनेशन जो आया है वो वैक्सीनेशन लगाएं, और हो सके तो वैक्सीनेशन से पहले हम ब्लड डोनेट करें ताकि किसी का को जीवन दान दे सकें। रक्तदान भी महादान है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि प्लीज़ 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 मदद करिए लोगों की, क्योंकि जितना आप मदद करेंगे उतनी ही चीज़ें सॉल्व रहेंगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आसपास के लोगों से बात करें। ठीक है, जितना आप बात करेंगे उतनी चीजें सॉल्व होंगी। समाधान यस मैम। पे ही
बात करें। समस्या पे बात करने से कभी हल नहीं मिलता है, समाधान पे बात करने से ही हल मिलता है। तो मैं आप लोगों से यही मैम निवेदन करूंगी कि कोरोना कोई, हाँ, कोरोना कोई कहते हैं ना कि कोई राक्षस नहीं है। यस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कोई जी राक्षस जी नहीं जी। है। ठीक है, परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हमें एकजुट रहना है, संगठित रहना है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। अगर हम एकजुट होके यस और चीजों को आगे कर लेंगे तो इससे भी बड़ी 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 समस्याओं से हम निकल जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि घबराएं नहीं, परेशान ना हो, और पर जो विकट परिस्थितियां थी वो तो अब निकल चुकी हैं, बस थोड़ा सा समय जी रहा मैम। है, इसको भी निकाल लीजिए। मैम जैसे कि आप मिस राजस्थान भी रही थी, मिस कस्तूरी भी रही थी, तो क्या मैम ये एक इशारा है कि हम आपको आगे बॉलीवुड में भी देखेंगे? आप बॉलीवुड तक का सफर तय किए हैं? नहीं, इस चीज के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। कई लोग बोलते हैं आप बॉलीवुड में जाओगे, कई लोग बोलते हैं आप राजनीति में जाओगे। ये चीज तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती राज, क्योंकि अभी जो है वो फ्लो चल रहा है मेरा एक। मैं सिर्फ पूरी डेडिकेटिवली, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में अपने समाज के लिए कार्य कर रही हूँ। मैंने अपनी खुद की एक संस्था भी खोल रखी है, करणी कृपा फाउंडेशन के नाम से। उसी संस्था द्वारा मैं जितना ज्यादा हो सके अपने देश की, अपने राष्ट्र की, अपने समाज की को सपोर्ट कर रही हूँ, और इसी को आगे लेके जाना चाहती हूँ। बाकी चीजें तो ईश्वर के हाथ में है, उन्होंने क्या लिखा है। मैम आप इस संस्था के बारे में कुछ और बताना चाहें जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ें या फिर उन्हें फ़ायदा हो इस चीज़ का? ये किस विषय में देखिए, है? मैं जरूर इस संस्था के बारे में मैं आप सब लोगों से एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी। जो भी इस संस्था में जुड़ता है ना, पहले वो सबसे पहले ये चीज जरूर बोलते हैं, मैम और भी तो संस्थाएं हैं, और भी संस्थाओं के अंदर मतलब लोग तो सिर्फ पैसा ही लेते हैं, पैसा ही देखते हैं, और चीजें पैसे से रिलेटेड ही होती है और हमारा भला नहीं होता। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। यस। पांचों उंगलियों में भी जिस तरीके से फर्क होता है, उसी तरीके से हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी फर्क होता है। तो उस चीज को देखते हुए हमने जो संस्था का निर्माण किया है, हमारी संस्था का जो टैगलाइन है वो है सेवा ही जीवन का आधार है। यस। पहली चीज ये, तो जो सेवा भाव है, आप जो भी जुड़ना चाहें हमारी संस्था के अंदर पूरा वेलकम है उन लोगों का। आप जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो आगे बढ़ाएं। जैसे मैं काम कर रही हूँ वृद्ध लोगों पे, बालिकाओं पे, बच्चों पे, पर्यावरण पे, हेल्थ इश्यूज पे, सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर रखी हैं। और अभी हम बहुत जल्दी एक वृद्धाश्रम भी खोलने वाले हैं। हमने शुरुआत वृद्धाश्रम से की है। वृद्धाश्रम के बाद में अनाथ बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, जो भी हमारे पास में जिस समस्या से भी आता है, हर समस्या का हम समाधान देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवाते हैं। हम बालिकाओं का, जिनके पास परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो विवाह नहीं करा सकते हैं, उनके विवाह में भी मदद करते हैं, विवाह कराने में भी। कहने का मतलब ये है कि जो भी, जैसे ईश्वर के द्वार पे एक बंदा जाता है तो ईश्वर आज नहीं तो कल सुनते ही हैं, वो परिस्थिति है। तो हमने जी ये मैम। संस्था सभी लोगों के लिए, ऐसे लोगों के खुली है जो आए और अपनी जो भी समस्या है हमारे साथ शेयर करे, और हम जितना हो सकेगा, जो हो सकेगा, उनका सपोर्ट अवश्य करते हैं। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो किसी तरीके की भी गतिविधि हो। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं अभी रिसेंटली किसान स्वरोजगार योजना है जो कि किसानों जी। से रिलेटेड है, उससे उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ। तो वो भी एक हमारी जड़ है। उसी चीज को में रखते हुए मैं उस तरफ भी ये चीज कर रही हूँ, और मेरी संस्था भी पूरे डेडिकेटिवली, मेरी टीम पूरी डेडिकेटिवली उन सब चीजों को कर रही है। देखिए, र्यूमर्स का कुछ होता नहीं है, तो ये सब चीजें जो हैं, हमारी जो संस्था है, अभी आपने देख भी रहे होंगे कि हमारी संस्था द्वारा कच्ची बस्तियों में राशन भी दिया गया, खाना भी खिलाया जी जा रहा मैम। है। अभी भी चीजें रुकी नहीं है, हम डेडिकेटिवली कर रहे हैं। जो लोग हमारे पास आते हैं, हम उन्हें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, प्लाज्मा, इवन मेडिसिन ऑल्सो, जिस चीज के लिए भी मदद के लिए आते हैं, हम आधी रात को उनके लिए बिल्कुल हाजिर रहते हैं। मेरे पास में रात को 12 बजे भी कॉल आता है
तो मैं 12 बजे भी उसी इंटेंसिटी के साथ में जवाब देती हूँ जितना मैं मॉर्निंग में जवाब देती हूँ कि हाँ हम ये चीज़ में आपकी मदद कर रहे हैं और हम हाजिर हैं और चीज़ें आपको मिल जाएगी। हम जितना हो सकता है जेन्युइन हेल्प हम जरूर करते हैं, बाकी चीज़ों का है ही। तो ये हमारी जो संस्था है करणी कृपा फाउंडेशन के नाम से है, जो कि सब तरीके से लोगों की मदद करती है, क्योंकि हमारा काम ही लोगों की सेवा करना है। जैसे हम निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है, ईश्वर उसको जरूर सफल बनाता है। तो और मैम आपने हमें इतना महत्वपूर्ण समय दिया। आप इतने सारे कार्य कर रही हैं, उसके बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला, तो उसके लिए मैम मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत आभार राज, आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया। और मैं यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपका चैनल खूब आगे जाए और इसी तरीके से आप लोग समाज के लिए और हमारे लिए अच्छा कार्य करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू मैम।